नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करूंगा। परीक्षा की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सी परीक्षाओं में ज्वालामुखी से संबंधित अक्सर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, या ज्वालामुखी के छिद्र को किस नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, आदि महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में कई बार देखने को मिले हैं। देखिए, ज्वालामुखी ये टॉपिक किसी एक ऐसी परीक्षा के लिए नहीं बना है कि सिर्फ उसी पर लागू होगा। ये चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, रेलवे, आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, यानी कि एक्स वाई जेड कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए यह टॉपिक यानी ज्वालामुखी काफी महत्वपूर्ण है। इनसे अक्सर प्रश्न उठते रहते हैं यानी पूछे जाते हैं। आज मैं आपको ज्वालामुखी से संबंधित सारी भ्रांतियों को दूर कर दूंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपको ज्वालामुखी को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार अच्छे से आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। यानी काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आप बात करता हूं ज्वालामुखी के अर्थ की। देखिए, ज्वालामुखी अगर ध्यान दो तो इसी शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। ज्वाला मतलब होता है आग या ज्वाला ही आप सभी उसे जानते हैं, और मुखी मतलब होता है मुख। ऐसा मुख जिनमें से क्या निकले, ज्वाला निकले। क्या निकले? ज्वाला। यानी ऐसा मुख जिसमें से निरंतर क्या निकले, ज्वाला निकले, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है, ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिसके माध्यम से धरातल के अंदर से मैग्मा, जलवाष्प, गैस आदि जो पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से लावा, मैग्मा, जलवाष्प, गैस आदि जो बाहर आते हैं उन्हीं को हम ज्वालामुखी कहते हैं। साधारण शब्दों में ज्वालामुखी का मैं एक छोटा सा स्वरूप दूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, शादी विवाह यानी विवाह में या किसी अन्य शुभ अवसर पर हम देखते हैं कि एक पटाखे के रूप में एक पटाखे जो पटाखे छुड़ाते हैं उसी में एक होता है अनार। देखे होंगे, अनार उसे कहते हैं। उसी में जब आग लगाते हैं तो देखिए छोटे 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 जो होते हैं लावे निकलने लगते हैं, और जब वो लावे निकलते हैं तो काफी प्रकाश हो जाता है। थोड़ी दूर में क्या होता है, काफी प्रकाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्वालामुखी की भी आकृति होती है। हाँ, उसका जो स्वरूप होता है वो काफी बृहत होता है। लेकिन जो मैं आपको ये उदाहरण बताया हूं, ये अगर आपके दिमाग में आप अपने दिमाग में इसको रख के चलते हैं तो आपको उस ज्वालामुखी यानी जो वास्तविक ज्वालामुखी है उसको समझने में काफी आसानी होगी। तो ये जो मैं आपको बताया हूं इसको आप अच्छे समझ लीजिए। आइए हम ज्वालामुखी के उद्गार के बारे में समझते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। देखिए, ये पृथ्वी का स्वरूप है और ये ज्वालामुखी का जो है वो है छिद्र। पृथ्वी से जो ये तरल पदार्थ यानी नलिका के द्वारा क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। और कब ये स्थिति उत्पन्न होती है ज्वालामुखी की? देखिए, ज्वालामुखी की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो कब होती है कि जब भूगर्भ में ताप यानी तापमान जो होता है यानी ताप जो होता है अधिक बढ़ जाने के कारण, गैसों के टकराव के कारण क्या होता है, तरल पदार्थ ऊपर आता है और ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। यही लावा जब भूगर्भ यानी धरातल के अंदर रहेगा जिसको हम मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा। और जब मैग्मा बाहर जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के समय इसमें कई चीजें बाहर आती हैं, जैसे जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये
सर्वाधिक मात्रा में 71% 71% जो है इसकी मात्रा रहती है जलवाष्प की। इसी में लावा की भी मात्रा, इसी में धूल, धुआं, हम बात करें गैस की अगर हम बात करें तो वो है जैसे SO2, CO2, इन गैसों का और साथ साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो है ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आते हैं। मैग्मा, धुआं, धूल, लावा, जलवाष्प, SO2, CO2 जैसी गैसें जो होती हैं क्या होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर आ जाती है। और जहां से ज्वालामुखी का जो छिद्र है इसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं, क्रेटर के नाम से जानते हैं। और ये ज्वालामुखी ऐसे क्या होता है, जमने लगता है। जमते जमते क्या होगा, ये शंकु की तरह हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा, शंकु की तरह हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे ऐसे इसका आकार वृहत होता जाएगा और नलिका ऐसे फिर आगे जाके इसे फोड़कर यानी छेद करके आगे जाके इसे जमती हुई चली जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, ये पर्वत का निर्माण जो है पर्वत का निर्माण कर देता है। तो ये जो है मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से मैग्मा, धुआं, धूल और ये मैग्मा का ही स्वरूप जो लावा है, जलवाष्प, गैस यानी SO2, CO2 और अन्य पदार्थ जैसे पत्थरों के छोटे टुकड़े भी क्या होते हैं, साथ में बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से लाभ भी है, हानि है। लाभ के बारे में बताऊं मैं आपको, क्या लाभ है ज्वालामुखी विस्फोट जब विस्फोट होता है। तो सुनिए, ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो वो पर्यटक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोग उसको देखने जाते हैं। दूसरी चीज, जब उसका लावा जमता है तो उसमें कपास की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण मिट्टी बन जाती है। कपास की खेती के लिए काफी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और हानि की हम बात करें तो इसकी हानि यह है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इसमें बहुत सी बहुमूल्य वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। तो ये इससे होने वाले लाभ और हानियां भी हैं। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट का जो रूप है कब ज्यादा उग्र होगा और कब कम उग्र होगा, यानी कब ज्यादा इसका आवेश जो है इसका कब, यानी हम तीव्रता की बात करें तो इसकी तीव्रता कब ज्यादा होगी और इसकी तीव्रता कब कम होगी। देखिए, जब मैग्मा में, यही मैग्मा जो तरल रूप में पृथ्वी के अंदर है, जब यही इसी मैग्मा में सिलिका की मात्रा इस मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो उद्गार बहुत ही भयानक होगा, यानी उद्गार सबसे ज्यादा तीव्र होगा। और जब इसी मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, उद्गार कम होगा। बस सिंपल सी बात। आइए अब हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो 3 प्रकार से है। ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार से है। पहला जो है, अगर हम बात करें, देखिए प्रकार, तो प्रकार जो है वो 3 प्रकार से है। पहला जो है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। बात करें हम दूसरे नंबर पर तो वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। हम बात करें तीसरे नंबर पर ज्वालामुखी के प्रकार में तो वो है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी। इनके बारे में आप लोग जानिए। पहले सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, अगर शब्द पर ध्यान देंगे तो अपने आप इसकी जो इसका अर्थ है समझ में आ जाएगा। सक्रिय मतलब जो हमेशा क्रियाशील रहे, सक्रिय रहे। वो ज्वालामुखी जिसमें से निरंतर आग यानी ज्वाला निकलती हो, जिनका उद्गार हमेशा बना रहता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और अगर हम विश्व वितरण की बात करें कि कहां पर कौन सी ज्वालामुखी है जो निरंतर सक्रिय है, तो हम आइए बात करते हैं सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में जो सबसे पहली ज्वालामुखी जो है वो है स्ट्राम्बोली। काफी महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्ट्राम्बोली जो भूमध्य सागर में जो है स्थित है, और स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से निरंतर उद्गार निकलता रहता है और रात्रि के समय काफी
करता है, यानी प्रकाश काफी देता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। फिर दूसरा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश के एंडीज पर्वत पर स्थित है। बात समझ में आई? कई प्रश्न बन रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी लास्ट में बताऊंगा कितने कितने प्रश्न बन सकते हैं, कहां कहां से बन सकते हैं। और इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 5897 मीटर, जो विश्व की कई दो चार या हम कह सकते हैं कई ऐसी ज्वालामुखियां हैं जो बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं, उन्हीं में से एक है कोटोपैक्सी जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। यानी सर्वाधिक का मतलब कि ये भी जो कई ज्वालामुखी हैं उन्हीं में से ये भी ऊंचाई पर स्थित है। अभी हम ये भी बता देंगे कौन पहले नंबर पर है कौन दूसरे नंबर पर है, तब और आसानी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में से, तो यह है माउंट एरकस ज्वालामुखी जो अंटार्कटिका में है। आगे हम बात करते हैं बैरेन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। देखिए बैरेन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, और अंडमान निकोबार द्वीप भारत में है, और भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। आगे हम बात करते हैं ओजस डेल सलेडो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ओजस डेल सलेडो ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी पहले नंबर पर ये हो गया और दूसरे नंबर पर कोटोपैक्सी, यानी ओजस डेल सलेडो जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है जो चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर यानी बॉर्डर पर जो है स्थित है। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होने वाला ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। समझ आई बात? आइए हम बात करते हैं अगले सक्रिय ज्वालामुखी की, तो वो है किलायू ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इसमें से उद्गार हमेशा निकलता रहता है। सबसे ज्यादा सक्रिय विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो है किलायू सबसे ज्यादा सक्रिय, जो कहां पर है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो सके, और इसी में मैं हर चीज समाहित करना चाहता हूं। फिर आगे हम बात करते हैं मोना लोआ ज्वालामुखी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये यूएसए में है। बात समझ में आई? आइए हम बात करते हैं दूसरी ज्वालामुखी का जो दूसरा प्रकार है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी का अर्थ ये होता है कि सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं कि जो वर्तमान में जिसका उद्गार ना हो रहा हो लेकिन भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना है। यानी वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। और उसके जो उदाहरण है, देखिए कहां पर है सुषुप्त ज्वालामुखी, वो है विसुवियस, कहां पर है ये, इटली में। फिर है माउंट फ्यूजियामा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है, ये जापान में है। क्राकाताओ ज्वालामुखी कहां पर है, ये इंडोनेशिया में है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहां पर है, अंडमान निकोबार, ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान, नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। आगे हम बात करते हैं अगली ज्वालामुखी के प्रकार की, तो वो है मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रकार में हम बात करते हैं मृत ज्वालामुखी, यानी मृत का मतलब होता है मरी हुई, यानी ऐसी ज्वालामुखी जो मरी हुई है। यानी इसमें ना तो इसमें वर्तमान में ज्वालामुखी की होने की कोई उम्मीद नहीं है और भविष्य में ना कभी होगी। हजारों वर्ष पहले कभी ज्वालामुखी आई थी इसमें। इसकी परिभाषा बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। देख लीजिए, सुषुप्त ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं कि जो वर्तमान में ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो नहीं हो रही है, जो वर्तमान में ज्वालामुखी जो है वो नहीं हो रही है लेकिन भविष्य में होने की पूर्ण संभावना है, ये होगी सुषुप्त ज्वालामुखी। और हम कह सकते हैं मृत ज्वालामुखी क्या है, तो मृत ज्वालामुखी वो है कि जो हजारों वर्ष पहले ज्वालामुखी आई थी लेकिन अब वर्तमान में न आने की संभावना है, होने की संभावना है, न भविष्य में कभी आने की इसकी संभावना है, मृत ज्वालामुखी कहलाती है। इसके जो उदाहरण है देख लीजिए कहां कहां पर मृत ज्वालामुखी है, माउंट देमबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों ज्वालामुखी जो है ईरान में है। कहां पर है, ईरान में। फिर है अकांगुआ, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अकांको अकांग अकांकागुआ, इसको देख लीजिए, अकांकागुआ ये है अर्जेंटीना में। फिर है माउंट किलिमंजारो, ये कहां पर है? ये तंजानिया में है। और माउंट पोपा ये है म्यांमार में ज्वालामुखी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यही इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 90% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए, पूछ लिया जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहेंगे? तो स्ट्राम्बोली को कहेंगे। ये देखिए स्ट्राम्बोली को। ये पूछा जा सकता है कि एंडीज पर्वत पर कौन सी ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी है। या इनमें से कौन सी दक्षिण अमेरिका की जो है ज्वालामुखी है? तो एक ऑप्शन इसमें भी हो सकता है। इक्वेडोर में, अगर देश के हिसाब से पूछ लिया। ये पूछ सकता है कि बैरन ज्वालामुखी कहां पर है? तो वो भारत में है, अंडमान निकोबार में। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी ज्वालामुखी है? तो ओजस डेल सलेडा, ये है सबसे अधिक ऊंचाई पर। और कहां पर? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर। सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो कौन सी है? किलायू है। कौन सी है? किलायू है। विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी ज्वालामुखी तो वह है मोना लोआ। ये प्रश्न जो है बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।